हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पे। आज हम देखने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम 2026 का पेपर 2, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा लाइफ साइंस। और यदि आप पेपर 1 का देखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 में अन्य सब्जेक्ट भी है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आज हम देखते हैं लाइफ साइंस का, जिसमें हमारा टॉपिक 1 रहेगा। ये हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। मेरा टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो इस टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपको जल्द ही इसका मिलने वाला है अगला वीडियो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्रोटीन की फोल्डिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड मुख्यतः टर्शरी स्ट्रक्चर को स्थिर करते हैं। बी है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन केवल कोवैलेंट इंटरेक्शन है। ऑप्शन सी है प्रोटीन फोल्डिंग में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का एक्वस सॉल्वेंट से दूर जाना एक प्रमुख थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स है। ऑप्शन डी है डाइसल्फाइड बॉन्ड सभी प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोटीन फोल्डिंग में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज का एक्वस सॉल्वेंट से दूर जाना एक प्रमुख थर्मोडायनेमिक ड्राइविंग फोर्स है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। यदि किसी एंजाइम की Km में वृद्धि हो लेकिन Vmax अपरिवर्तित रहे तो निम्न में से कौन सी इनहिबिशन सर्वाधिक संभावित है? ऑप्शन ए है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बी है प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और सी है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, और ऑप्शन डी है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। 3 में चलते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स के मेल्टिंग टेम्परेचर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जीसी कंटेंट बढ़ाने पर टीएम घटता है। बी है जीसी रिच डीएनए का टीएम एटीएच डीएनए की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी है केवल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टीएम निर्धारित करते हैं। ऑप्शन डी है डीएनए लेंथ का टीएम पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी सीरीज डीएनए का टीएम ए सीरीज डीएनए की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। यदि किसी प्रोटीन में एक बरीड हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड को चार्ज एमिनो एसिड से बदल दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रोटीन स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। बी है हाइड्रोफोबिक कोर की पैकिंग और स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। ऑप्शन सी है पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा। ऑप्शन डी है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर स्वतः बदल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिक कोर की पैकिंग और स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। 5 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड फिजियोलॉजिकल पीएच के आसपास ड्यूटेरियन के रूप में पाया जा सकता है? ए है केवल ग्लाइसिन, बी है केवल एसिडिक एमिनो एसिड, सी है अधिकांश फ्री एमिनो एसिड, डी है केवल एरोमेटिक एमिनो एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकांश फ्री एमिनो एसिड। 6 को देखते हैं। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में किसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्ञात करने का प्रमुख महत्व क्या है? तो ऑप्शन ए है उसके मॉलिक्यूलर वेट को सीधे निर्धारित करना। बी है उस पीएच का अनुमान लगाना जहां उसका नेट चार्ज लगभग शून्य होगा। सी है उसके पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना। डी है उसके एमिनो एसिड सीक्वेंस को निर्धारित करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस पीएच का अनुमान लगाना जहां उसका नेट चार्ज लगभग शून्य होगा। 7 को देखते हैं। यदि किसी एंजाइम रिएक्शन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अत्यधिक बढ़ाने पर भी इनहिबिशन समाप्त नहीं होती और Vmax कम हो जाता है तो यह किससे सर्वाधिक मेल खाता है? ऑप्शन ए है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बी है प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, सी है सबस्ट्रेट एक्टिवेशन, और डी है कॉम्पिटेटिव सबस्ट्रेट बाइंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। 8 पे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किन ग्रुप्स के बीच बनता है? ऑप्शन ए है 2 नाइट्रोजनस बेसेस, और बी है
2 इंड OH और 3 इंड OH। ऑप्शन सी है एक न्यूक्लियोटाइड के 3 इंड OH और दूसरे के 5 इंड फॉस्फेट के बीच। ऑप्शन डी है दोनों शुगर के 1 इंड कार्बन के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 इंड OH और दूसरे के 5 इंड फॉस्फेट के बीच। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरेक्शन प्रोटीन लिगेंड रिकॉग्निशन में सबसे अधिक रिवर्सिबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हो सकता है? ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड, बी है कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, सी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रोटीन को यूरिया की उच्च कंसंट्रेशन में इंक्यूबेट किया जाए तो मुख्यतः कौन सी इंटरेक्शन बाधित होती है? ऑप्शन ए है केवल पेप्टाइड बॉन्ड्स, बी है नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, सी है केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड, डी है केवल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ऑप्शन 11 पे चलते हैं। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स को मुख्यतः किस इंटरेक्शन द्वारा स्टेबलाइज्ड किया जाता है? ऑप्शन ए है साइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्डिंग, बी है बैकबोन कार्बोनिल और एमिनो एसिड के बीच, एमाइड ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी है केवल आयोनिक बॉन्डिंग, डी है केवल हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैकबोन कार्बोनिल और एमाइड ग्रुप्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 12 को देखते हैं। डीएनए की दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को अलग करने में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सीधे शामिल होती है? ऑप्शन ए है पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस, बी है हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्शन तथा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में परिवर्तन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का, और सी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का व्यापक हाइड्रोलिसिस, और डी है राइबोस ऑक्सीडेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्शन तथा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में परिवर्तन। 13 है, निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड एरोमेटिक और पोलर अनचार्ज दोनों कैरेक्टरिस्टिक को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से दर्शाता है? तो ए है फेनिलएलेनिन, बी है टायरोसिन, सी है ल्यूसिन और डी है वेलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टायरोसिन। 14 है, एंजाइम कैटालिसिस में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? ऑप्शन ए है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता है, बी है एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी समाप्त हो जाती है, ऑप्शन डी है एंजाइम रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। यदि किसी एंजाइम के लिए Vmax 100 म्यू मोल पर मिनट और Km इज इक्वल टू 10 mm है तो S इज इक्वल 10 mm का प्रारंभिक वेलोसिटी लगभग कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है 10 म्यू मोल पर मिनट, ऑप्शन बी है 25 म्यू मोल पर मिनट, ऑप्शन सी है 50 म्यू मोल पर मिनट, ऑप्शन डी है 100 म्यू मोल पर मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 म्यू मोल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह सॉल्वेंट कंडीशन से स्वतंत्र होती है, आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का प्रभाव सामान्यतः कम हो सकता है, यह हमेशा कोवेलेंट इंटरेक्शन होती है, और ऑप्शन डी है यह केवल एसिडिक प्रोटीन में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का प्रभाव सामान्यतः कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी हाइड्रोलिसिस को बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी कपलिंग के लिए प्रभावी बनाने वाला प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है एटीपी स्वयं सभी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियसली चलाता है, बी है एटीपी हाइड्रोलिसिस को एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस से कपल्ड करके ओवरऑल रिएक्शन को फेवरेबल बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी है एटीपी हाइड्रोलिसिस एंजाइम की आवश्यकता समाप्त कर देता है, ऑप्शन डी है केवल
एटीपी केवल स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एटीपी हाइड्रोलिसिस को एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस से कपल्ड करके ओवरऑल रिएक्शन को फेवरेबल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल वाटर के साथ मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बी है हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन में सॉल्वेंट वाटर की ऑर्डरिंग और एंट्रोपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सी है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट केवल गैसेस में पाया जाता है। और डी है यह एक कोवेलेंट इंटरेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन में सॉल्वेंट वाटर की ऑर्डरिंग और एंट्रोपी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी प्रोटीन के सॉल्यूशन का पीएच उसके पीएल के बराबर कर दिया जाए तो सामान्यतः क्या अपेक्षित है? ए है प्रोटीन का नेट चार्ज अधिकतम होगा। बी है प्रोटीन का नेट चार्ज लगभग शून्य होगा। सी है प्रोटीन पूरी तरह निगेटिवली चार्ज होगा। ऑप्शन डी है प्रोटीन हमेशा डीनेचर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का नेट चार्ज लगभग शून्य होगा। 20 देखते हैं। डीएनए में बेस स्टैकिंग मुख्यतः किस प्रकार के इंटरेक्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए है केवल पेप्टाइड बॉन्ड। बी है पाई पाई इंटरेक्शन तथा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। सी है केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड। डी है केवल आयोनिक बॉन्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाई पाई इंटरेक्शन तथा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड एल्डोज है? ऑप्शन ए है फ्रुक्टोज, बी है राइबोलोज, सी है ग्लूकोज और डी है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। अब देखते हैं 22, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह हमेशा नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच बनता है। यह कार्बोहाइड्रेट यूनिट को जोड़ने में महत्वपूर्ण कोवेलेंट लिंकेज है। ऑप्शन सी है यह केवल प्रोटीन्स में पाया जाता है। ऑप्शन डी यह केवल न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यह कार्बोहाइड्रेट यूनिट को जोड़ने में महत्वपूर्ण कोवेलेंट लिंकेज है। नेक्स्ट 23, किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन में ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड की अधिकता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए देखेंगे लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ फेवरेबल इंटरेक्शन। बी है प्रोटीन को डीएनए से जोड़ना। सी है एटीपी सिंथेसिस को सीधे कैटालिसिस करना। और ऑप्शन डी है प्रोटीन को साइटोसोल में अधिक सॉल्युबल बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपिड बाइलेयर के हाइड्रोफोबिक कोर के साथ फेवरेबल इंटरेक्शन। 24 देखते हैं। यदि किसी एंजाइम के लिए Km कम है तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सावधानी पूर्वक निकाला जाना चाहिए? ए है एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी हमेशा अधिक होगी। और बी है एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए अधिक एपरेंट एफिनिटी प्रदर्शित कर सकता है, विशेषकर माइकेलिस मेंटेन एजम्पशन के अंतर्गत। सी है एंजाइम का Vmax हमेशा अधिक होगा। और डी है एंजाइम इरिवर्सिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंजाइम जो है एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए अधिक एपरेंट एफिनिटी प्रदर्शित कर सकता है, विशेषकर माइकेलिस मेंटेन एजम्पशन के अंतर्गत। और आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरेक्शन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा सीक्वेंस रिकॉग्निशन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो ए है हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बी है केवल पेप्टाइड बॉन्ड। सी है केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड। डी है केवल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। 26 पे चलते हैं। कैपेरॉन प्रोटीन्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है वे सभी प्रोटीन्स की एमिनो एसिड सीक्वेंस बदल देते हैं। बी है वे प्रोटीन फोल्डिंग के लिए उपयुक्त सेलुलर एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं और एग्रीगेशन रोकने में सहायक होते हैं। और ऑप्शन सी है
वे हमेशा प्रोटीएजेस की तरह कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है, ये केवल डीएनए रेप्लिकेशन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रोटीन फोल्डिंग के लिए उपयुक्त सेलुलर एनवायरनमेंट प्रदान कर सकते हैं और एग्रीगेशन रोकने में सहायक होते हैं। 27 देखते हैं, यदि किसी प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने वाले डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा तोड़ा जाए तो सामान्यतः क्या होगा? ऑप्शन ए है, प्राइमरी स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से टूट जाएगी। ऑप्शन बी है, प्रोटीन की टर्सरी क्वाटरनरी स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। ऑप्शन सी है, सभी पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ऑप्शन डी है, डीएनए सीक्वेंस बदल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन की टर्सरी क्वाटरनरी स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड में वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग का सही उदाहरण है? तो क्या है, एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन थाइमिन। और ऑप्शन बी है, एडेनिन थाइमिन तथा गुआनिन साइटोसिन। ऑप्शन सी है, एडेनिन साइटोसिन या गुआनिन थाइमिन। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी एडेनिन यूरेसिल तथा साइटोसिन एडेनिन केवल डीएनए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन थाइमिन तथा गुआनिन साइटोसिन। 29 देखते हैं, यदि किसी एंजाइम के एक्टिव साइट में कैटालिटिक रेसिड्यूज का पीके बदल जाता है तो एंजाइम एक्टिविटी प्रभावित होने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए है, कैटालिटिक रेसिड्यूज की प्रोटोनेशन स्टेट बदल सकती है। ऑप्शन बी है, प्रोटीन का जेनेटिक कोड स्वतः बदल जाता है। ऑप्शन सी है, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा दोगुना हो जाता है। ऑप्शन डी है, सबस्ट्रेट कोवैलेंटली डीएनए से जुड़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटालिटिक रेसिड्यूज की प्रोटोनेशन स्टेट बदल सकती है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30, निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है, केवल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। बी है, कॉम्प्लीमेंट्री, शेप, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी और अन्य कोवेलेंट इंटरेक्शन का समन्वित योगदान। ऑप्शन सी है, केवल मॉलिक्यूलर वेट की समानता। ऑप्शन डी है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री शेप, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी और अन्य नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन का समन्वित योगदान। तो आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए इसको चैनल को बेल आइकन दबा के रखिए। थैंक यू सो मच।